नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी इंटेंस और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में उतरने वाले हैं जिसके बारे में जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सनराइज की। ये इतिहास का वो अभूतपूर्व मिलिट्री मिशन था जहां भारतीय सेना ने अपने शहीद भाइयों का बदला लेने के लिए पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया था। तो आइए बिना किसी देरी के इस पूरे घटनाक्रम को करीब से समझते हैं। कहानी शुरू होती है 4 जून 2015 की उस शांत सुबह से। डोगरा रेजिमेंट के जवानों का काफिला मणिपुर के घने जंगलों से अपनी ड्यूटी पूरी करके अपने बेस की तरफ लौट रहा था। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। हर जवान के दिल में घर जाने की खुशी थी। कोई शायद अपने बच्चों के लिए खरीदे गए खिलौनों के बारे में सोच रहा था, तो कोई अपनी माँ के हाथों के बने खाने के बारे में। सब कुछ बिल्कुल सामान्य और सुकून भरा लग रहा था। लेकिन किसे पता था कि ये सुकून कुछ ही पलों का मेहमान है। 18 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही दर्दनाक क्षति है। उस शांत सुबह में घने जंगलों की झाड़ियों के पीछे करीब 50 कायर आतंकी रॉकेट लॉन्चर और भारी हथियारों के साथ घात लगाए बैठे थे। उन्होंने अचानक काफिले पर हमला कर दिया। गोलियों की बारिश और जोरदार धमाकों के बीच हमारे 18 वीर जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इस भयानक हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, और सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात ये थी कि ये हमलावर तुरंत बाद म्यांमार की सीमा पार करके भाग गए। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 4 जून को मणिपुर में घात लगाकर हमला होता है, लेकिन इसके बाद जो होता है उसकी गति हैरान करने वाली है। एक टिकटॉक करती घड़ी की तरह। 7 जून को कमांडोज की तैनाती की जाती है और 8 जून को बॉर्डर पार करके जवाबी कार्रवाई शुरू। ये साफ दिखाता है कि इस त्रासदी के बाद सैन्य प्रतिक्रिया के लिए समय कितनी तेजी से भाग रहा था। एक्ट 1 द गैदरिंग स्टॉर्म इन दिल्ली। मणिपुर के इस खौफनाक हमले के तुरंत बाद एक निर्णायक योजना बनाने के लिए दिल्ली में एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग का माहौल आप सोच सकते हैं, बेहद तनावपूर्ण। जब प्रधानमंत्री ने जवाब मांगा तो उस समय के आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग के शब्द एकदम रोंगटे खड़े करने वाले थे। उन्होंने कहा, सर, मेरे जवान इस वक्त खून का घूंट पीकर बैठे हैं। आप बस एक इशारा कीजिए, हम इन आतंकवादियों को ढूंढकर राख में मिला देंगे। ये बयान साफ बताता है कि उस वक्त सेना के भीतर कितना आक्रोश और बदला लेने का पक्का इरादा उबल रहा था। और उनका आत्मविश्वास देखिए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा, मुझे सिर्फ 3 दिन का समय चाहिए। चौथे दिन का सवेरा होने से पहले आतंकियों की चिता जल चुकी होगी। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं लग रहा, लेकिन ये एक आर्मी चीफ का अपनी सेना पर अटूट विश्वास था। उन्होंने खुद ही एक सख्त 3 दिन की डेडलाइन तय कर दी थी, और यहीं से ये पक्का हो गया कि सेना इस बार म्यांमार का बॉर्डर पार करेगी। एक्ट 2 द मिशन ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा। 7 जून की सुबह इस खतरनाक मिशन के लिए 64 पैरा एसएफ के जांबाज कमांडोज की एक टीम तैयार की गई। इस टीम को लीड कर रहे थे 35 साल के बेहद अनुभवी लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा। लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पार करने से ठीक पहले वहां जो हुआ वो आपको इमोशनल कर देगा। हर एक कमांडो ने घुटनों के बल बैठकर अपनी मातृभूमि की मिट्टी को चूमा और उसी मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाया। सोचिए, ये गर्व और जज्बे से भरा एक ऐसा पल था जब वो अपने देश की सीमा से बाहर एक बिल्कुल अनजान और खतरनाक दुश्मन के इलाके में कदम रखने जा रहे थे। अब दुश्मन के इलाके में घुसना कोई आसान काम तो है नहीं। जवानों को 40 किलोमीटर का एक बेहद खतरनाक सफर पैदल तय करना था, और वो भी खाली हाथ नहीं। हर सैनिक की कंधों पर 35 किलो का भारी भरकम वजन था। तीखी पहाड़ी चढ़ाइयाँ, घनी कंटीली झाड़ियाँ, ये एक ऐसा सफर था जो किसी भी आम इंसान की शारीरिक क्षमता की चरम परीक्षा ले ले। इस मुश्किल सफर के बीच एक बड़ी दिक्कत आ गई। पहाड़ की चोटी तक पहुंचते पहुंचते जवानों का पीने का पानी खत्म हो गया। लेकिन एक बेहतरीन लीडर संकट में भी कैसे हौसला बढ़ाता है, जरा देखिए। लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा ने घबराने के बजाय एक डार्क ह्यूमर के साथ कहा, तो बहुत ही अच्छी बात है। उन कैंप्स में रखा खाना और पानी, आज रात वो सब हमारा होगा। मतलब कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग था। एक्ट 3 45 मिनट्स ऑफ फ्यूरी। 8 जून की सुबह करीब 5 बजने वाले थे। म्यांमार के जंगलों में बने अपने कैंप में आतंकी बिल्कुल बेखबर थे। वो आराम से नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। और तभी ऑस्कर डेल्टा का ऑर्डर आया, फायर।
कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर से सीधे आतंकियों की पोस्ट पर रॉकेट दागे गए और पहले ही वॉर में 6 आतंकी मौके पर ही ढेर। इसके तुरंत बाद 40 ऑटोमेटिक हथियारों ने एक साथ आग उगलना शुरू कर दिया। जंगल की वो पूरी शांति एक खौफनाक शोर और तबाही में बदल गई। 15,000, जी हाँ 15,000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। जरा सोचिए, सिर्फ 45 मिनट के उस एनकाउंटर में भारतीय जवानों ने दुश्मन पर 15,000 राउंड्स फायर किए। उस तबाही और इंटेंसिटी का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। अगर हम उस पूरी फायर पावर को एक साथ देखें तो मंजर कुछ ऐसा था। 15,000 गोलियां, 150 ग्रेनेड और 1 दर्जन से ज्यादा रॉकेट्स। इस बेहिसाब गोलाबारी का नतीजा क्या हुआ? आतंकियों का वो पूरा का पूरा बेस चलकर खाक हो गया। वहां कुछ भी नहीं बचा। जो तबाही उन्होंने 4 जून को मचाई थी, उसका हिसाब सूद समेत चुकता कर दिया गया था। इस पूरे ऑपरेशन का सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्सा इसके नतीजे हैं। एक तरफ 50 से ज्यादा आतंकी मारे गए और दूसरी तरफ 0 भारतीय कैजुअलिटीज। जी हाँ, बिल्कुल शून्य। इतनी भीषण गोलाबारी और दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने के बावजूद हमारे एक भी कमांडो को हल्की सी खरोच तक नहीं आई। डोगरा रेजिमेंट के जवानों का कर्ज पूरी तरह से चुका दिया गया था। दोपहर 3 बजे का वक्त। मिट्टी और बारूद की गंध से सने ये 64 कमांडोज शान से वापस भारतीय सीमा में लौट आए। ये सिर्फ एक मिलिट्री मिशन का खत्म होना नहीं था, ये अदम्य साहस और एकदम परफेक्ट एग्जीक्यूशन की विजय यात्रा थी। जो वादा उन्होंने दिल्ली में किया था, वो पूरा कर दिखाया था। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। सोर्स के मुताबिक ये घटना एक नए भारत का स्पष्ट संदेश देती है। एक ऐसा भारत जो उकसाए जाने पर दुश्मन को उसी के घर में घुसकर जवाब देना जानता है। तो सवाल ये है, इस तरह की सीमा पार जवाबी कार्रवाई की नई शुरुआत भविष्य की सीमा सुरक्षा और जियोपॉलिटिक्स के लिए क्या मायने रखती है? क्या ये हमारे डिफेंस का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।